दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ का लेक्चर 13, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मुख्य शब्द, कीवर्ड्स एवं हमने सीखा। ओके, तो चलिए समझते हैं कि अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न नंबर पहला और दूसरा। ओके, तो जैसे कि आप लोग इस पेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रियाकलाप 2 एवं क्रियाकलाप 3 प्रदर्शित है। तो आप लोग जिस प्रकार से हम लोगों ने क्रियाकलाप 1 को सॉल्व किया था, ठीक उसी प्रकार आप लोग क्रियाकलाप 2 एवं क्रियाकलाप 3 को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है मुख्य शब्द, कीवर्ड्स एवं हमने सीखा। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके पश्चात इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला, क्या आप अपमार्जक का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। ओके, तो हाँ, हम अपमार्जक का उपयोग कर यह बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। कैसे? क्योंकि अपमार्जक में क्या होता है, कठोर जल से भी वस्तु को स्वच्छ करने की क्षमता होती है तथा कठोर जल में भी प्रभावी होता है। इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि अपमार्जक का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। दूसरा, कपड़े धोते समय लोग साबुन लगाने के बाद कपड़े को ब्रश से रगड़ते हैं या पत्थर पर पटकते हैं या डंडे से पीटते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों होती है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कपड़ा धोते समय लोग साबुन लगाने के बाद कपड़े को ब्रश से रगड़ते हैं या पत्थर पर पटकते हैं या डंडे से उसको पीटते हैं, और कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों होती है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं कि जो कपड़ा साफ करने के लिए उसको रगड़ने की आवश्यकता क्यों होता है। ओके, तो कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता इसलिए होता है क्योंकि जब कपड़े को साबुन के घोल में डुबा जाता है तो जो साबुन का जो ऋणायन होता है अर्थात जो तेल या फिर जो मैल, वो चारों ओर गोले आकार में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है कि जो हाइड्रोजन श्रृंखला वाला जो सिरा होता है वह पूंछ के अंदर की ओर तथा COO- वाला सिरा वह बाहर की ओर कांटों की तरह निकल रहा था। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल की संरचना तैयार करता है। मिसेल के कण पानी में वितरित हो जाता है, अर्थात मिसेल की जो कण होता है वो पानी में क्या हो जाता है, अलग अलग भाग में वितरित हो जाता है। इस प्रकार एक क्लोराइड बनता है जो रगड़ने पर पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाता है। इसलिए क्या है, कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पर क्या बनाता है, मिसेल बनाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर तो इसका जो COO वाला जो भाग होता है क्या होता है, बाहर की ओर होता है। ओके, मान लीजिए हम कपड़े का जो मैल या फिर जो तेल है तो इसका जो COO वाला भाग होगा क्या होगा, कपड़े के बाहर की ओर होगा। ओके, इस ओर। ओके, COO। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है, मिसाइल की संरचना होती है। यहाँ पर जो COO वाला माइनस वाला जो भाग होता है इसको क्या करता है, जब इसको रगड़ते हैं तो क्या होता है, इसको यह पानी की पानी के बहाव के कारण क्या होता है, बहकर चला जाता है, जिसके कारण जो कपड़ा है वह स्वच्छ और साफ हो जाता है। इस वजह से क्या है, कपड़ा साफ करने के लिए इसे रगड़ने की आवश्यकता होता है। तो आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है मुख्य शब्द, कीवर्ड्स एवं हमने सीखा। ओके, तो सबसे पहले चलिए मुख्य शब्द कीवर्ड्स के बारे में जानते हैं। उत्फुलन। ओके, तो चलिए उत्फुलन के बारे में समझते हैं कि उत्फुलन क्या होता है। उत्फुलन। ओके, तो चलिए उत्फुलन के बारे में समझते हैं। धावल सोडा की क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ने पर जल के नाव अणु निकल जाते हैं और एक सफेद चूर्ण सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण को ही उत्फुलन कहते हैं। ओके, तो उत्फुलन किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो धावल सोडा की क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ने पर जल के नाव अणु निकल जाता है और एक सफेद चूर्ण सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण को ही उत्फुलन या इंग्लिश में एफ्लोरेंस एफ्लोरेसेंस भी कहते हैं। ओके, तो जैसे कि चलिए इसको हम लोग समीकरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि Na2CO3 Na2CO3 इंटू 10H2O। ओके, इसको क्या करना है, तो खुला रखने पर इसमें जो
क्या प्राप्त होता है, Na2CO3 इंटू H2O। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, उत्फुलन बोला जाता है। तो इसका जो जल की जो 9 मॉलिक्यूल होता है 9H2 क्या होता है, बाहर चला जाता है। तो उत्फुलन किसे कहते हैं, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जो धावन सोडा होता है Na2CO3 इंटू 10H2O की, तो धावन सोडा के क्रिस्टल को जब वायु में खुला रखने पर जो नव अणु, जो वायु में खुला छोड़ने पर क्या हो जाता है, जो जल के अर्थात जल के, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जल के नव अणु बाहर निकल जाता है और एक सफेद चूर्ण सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण को ही उत्फुलन या एफ्लोरेसेंस कहते हैं। ओके, विरंजक चूर्ण। ओके, तो चलिए विरंजक चूर्ण के बारे में समझते हैं कि विरंजक चूर्ण क्या होता है। ओके, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो विरंजक चूर्ण है उसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ओके, ब्लीचिंग पाउडर को ही विरंजक चूर्ण कहा जाता है। इसका सामान्य नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ओके, तो जो विरंजक चूर्ण का जो नाम क्या होता है, तो वह इसका सामान्य नाम CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, तो इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। ओके, तो इसे शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। ओके, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को अर्थात विरंजक चूर्ण को किस प्रकार से बनाया जाता है, तो चलिए इसको जैसे कि इसमें बता रहा हूँ। तो इसको CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझा हुआ चूने पर क्या है, कैल्शियम क्लोरीन गैस को क्या करता है, प्रवाहित करते हैं। तो हमको विरंजक चूर्ण CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है, जिसको विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसके साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल H2O प्राप्त होता है। ओके, आई होप आप लोगों को विरंजक चूर्ण के बारे में समझ आ होगा। ओके, क्लिंकर। ओके, तो चलिए क्लिंकर को समझते हैं कि क्लिंकर क्या होता है। भट्टी से प्राप्त सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण छोटे छोटे कंकड़ों या गोले के रूप में प्राप्त होता है, जिसे क्लिंकर कहते हैं। क्लिंकर किसे कहते हैं, तो उसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो भट्टी से प्राप्त सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण छोटे छोटे कंकड़ों के रूप में प्राप्त होता है, जिसे ही क्लिंकर कहते हैं। ओके, मिसेल। ओके, तो चलिए मिसेल के बारे में समझते हैं। जब कपड़े को साबुन के घोल में डुबोया जाता है, तो साबुन का जो ऋण आयन होता है तेल या मैल के चारों ओर गोली आकार में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सिरा पूंछ अंदर की ओर तथा COO- वाला सिरा बाहर की ओर कांटों की तरह निकला रहता है। इस प्रकार के संरचना को ही मिसेल कहते हैं। ओके, तो मिसेल किसे कहते हैं, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जब कपड़े को साबुन के घोल में डुबोया जाता है, तो साबुन का जो ऋण आयन होता है वह तेल या मैल के चारों और गोले आकार में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है कि जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला जो सिरा होता है वह पूंछ अंदर की ओर हो जाता है तथा COO- वाला जो सिरा होता है वह बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर कांटों की तरह निकला रहता है। इस प्रकार के जो संरचना होता है उसी को ही मिसेल कहते हैं। उसी को ही मिसेल कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्या है, एक मिसेल की संरचना होता है जिसका जो हाइड्रोकार्बन वाला श्रृंखला वाला क्या भाग होता है, क्या होता है, वह अंदर की ओर होता है तथा जो COO- वाला जो सिरा होता है वह कांटों की तरह बाहर की ओर होता है। ओके, तो इस प्रकार की जो संरचना इसको क्या बोलते हैं, मिसेल बोला जाता है। ओके, जिप्सम। ओके, तो चलिए जिप्सम के बारे में समझते हैं कि जिप्सम क्या होता है। ओके, ओके, तो जिप्सम में आप लोग याद रखिएगा कि जो जिप्सम होता है यह एक कठोर पदार्थ होता है। जिप्सम के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ओके, तो जिप्सम के द्वारा ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समीकरण के द्वारा समझते हैं कि जो जिप्सम है उसके द्वारा किस प्रकार से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका निर्माण किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले जिप्सम का जो फार्मूला इसको लिखते हैं, तो यह लिखते हैं CaSO4 इंटू 2H2O। ओके, इसको 100 डिग्री सेल्सियस में क्या करता है, गर्म करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग गर्म करते हैं, तो इसको क्या प्राप्त होता है, CaSO4 इंटू ½ H2O। ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 1/2 H2O प्राप्त होता है। अर्थात जो CaSO4 इंटू 2H2O अर्थात जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमको CaSO4 इंटू ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको एक सफ़ेद चूना यह जल के साथ मिलाने पर पुनः जिप्सम में
परिवर्तित हो जाता है। यदि हमको क्या पुनः यदि जिप्सम चाहिए था, जिप्सम प्राप्त करना है, तो जिप्सम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, तो चलिए इसका समीकरण देखते हैं। जो CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है, अर्थात जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, यहाँ पर क्या किया जाता है, तो जल के साथ मिलाया जाता है, जल के साथ मिलाया जाता है, तो हमको पुनः जिप्सम प्राप्त होता है CaSO4 इंटू 2H2O, अर्थात इस प्रकार से हमको जिप्सम प्राप्त होता है। ओके, आभासी ठोस। ओके, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जो आभासी ठोस होता है उसको अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। ओके, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि आभासी ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि आभासी ठोस क्या होता है। तो वह ठोस जिसके अवयवीकरण अनिश्चित क्रम एवं अनियमित क्रम में व्यवस्थित होता है अक्रिस्टलीय ठोस या आभासी ठोस कहलाता है। आभासी ठोस में आप लोग याद रखिएगा कि तो वह ठोस जिनके अवयवीकरण होता है वह अनिश्चित क्रम एवं अनियमित क्रम में व्यवस्थित होता है उसको ही आभासी ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अर्थात इसमें जो अवयवीकरण होते हैं, मान ले जाए यहाँ पर कोई पार्टिकल लेते हैं, यहाँ पर कोई कण, मान ले जाए यहाँ पर कोई पदार्थ है, तो यदि इसका जो क्रम है यदि निश्चित क्रम में यदि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो क्या होता है, यह क्रिस्टलेट हो जाता है, अर्थात इसका जो क्रम होता है वो निश्चित होता है। किंतु जो अक्रिस्टलीय ठोस या फिर जो आभासी ठोस होता है इसका जो क्रम, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई पदार्थ लेते हैं तो इसका जो क्रम होता है वह अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मान लिया जाए इधर बड़ा हो गया तो इसका जो इसका जो आकार है वह छोटा हो जाए। यहाँ पर इस प्रकार से जो संरचना होता है तो उसको क्या बोलता है, आभासी ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो आप लोग इसमें सिंपल इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि वह ठोस जिसकी जो अवयवीकरण होता है वह निश्चित क्रम में नहीं होता, उसी को ही अक्रिस्टलीय ठोस या आभासी ठोस कहते हैं। ओके, अतिशीतलित द्रव। ओके, तो चलिए अतिशीतलित द्रव के बारे में समझते हैं कि अतिशीतलित द्रव क्या होता है। तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, इसमें प्रवाहित होने की प्रवृत्ति द्रव की अपेक्षा कम होता है, अतः इसे अतिशीतलित द्रव कहते हैं। ओके, तो अतिशीतलित द्रव किसे कहते हैं, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जैसे कि हम लोगों ने कांच के बारे में पढ़ा है, तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, इसमें जो प्रवाहित होने की जो प्रवृत्ति होता है वह द्रव की अपेक्षा कम होता है, अतः इसे ही अतिशीतलित द्रव कहते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग याद रख सकते हैं कि जो कांच का जो बहने की जो प्रकृति होती है, अर्थात तो जो पानी की अपेक्षा जो वाटर की अपेक्षा क्या होता है वह कम होता है, अतः इस वजह से क्या बोला जाता है, अतिशीतलित द्रव कहा जाता है। ओके, अपमार्जक। ओके, तो चलिए अपमार्जक के बारे में समझते हैं कि अपमार्जक क्या होता है। कपड़े धोने तथा अन्य वस्तुओं की सफाई करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को ही अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक किसे कहते हैं, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि कपड़े धोने तथा अन्य वस्तुओं की सफाई करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को ही अपमार्जक कहते हैं। ओके, कलेट। ओके, तो अपमार्जक के संबंध में आप लोग याद रखना कि जो अपमार्जक होता है सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के लवण होते हैं। ओके, कलेट। तो चलिए कलेट के बारे में समझते हैं। इसका उपयोग कांच का उत्पादन में किया जाता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो कलेट का यूज़ किसमें किया जाता है, तो कलेट का जो उपयोग है वह कांच उत्पादन में किया जाता है। कलेट गालक या फ्लक्स का कार्य करता है। ओके, तो कलेट किसका कार्य करता है, तो कलेट होता है वो गालक का कार्य करता है। स्थायी तथा अस्थायी कठोरता। ओके, तो चलिए स्थायी तथा अस्थायी कठोरता के बारे में समझते हैं कि स्थायी कठोरता एवं अस्थायी कठोरता क्या होता है। स्थायी कठोरता, तो चलिए सबसे पहले स्थायी कठोरता के बारे में समझते हैं, जिसको इंग्लिश में परमानेंट हार्डनेस भी बोला जाता है। ओके, स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवणों के जल में घुल होने के कारण होता है। स्थायी कठोरता कब होता है, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवणों के जल में घुले होने के कारण ही होता है, जिसे उबालने या चूने के पानी के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। ओके, तो स्थायी कठोरता कब होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि स्थायी कठोरता कब होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, तो स्थायी कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की क्या होता है, क्लोराइड, जैसे कि CaCl2 हो गया, MgCl2, अर्थात ये क्या होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड, इसके साथ ही कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट, जैसे कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, इसी प्रकार MgSO4 क्या होता है मैग्नीशियम सल्फेट, अर्थात कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के यदि क्लोराइड एवं
सल्फेट होता है तो इस स्थिति में क्या होता है, वह स्थायी कठोरता होता है। ओके, अस्थायी कठोरता। ओके, तो चलिए अस्थायी कठोरता के बारे में समझते हैं कि अस्थायी कठोरता किसे कहते हैं। ओके, तो अस्थायी कठोरता को इंग्लिश में टेम्पोररी हार्डनेस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के जेल में घुले होने के कारण होता है। ओके, तो अस्थायी कठोरता कब होता है, तो अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के जेल में घुले होने के कारण ही होता है। अस्थायी कठोरता को चूने के पानी की निश्चित मात्रा में मिलाकर भी दूर किया जा सकता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि अस्थायी कठोरता कब होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि अस्थायी कठोरता कैल्शियम या मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के जल में घुले होने के कारण ही होता है। जैसे कि CaHCO3 टू क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक इसी प्रकार MgHCO3 अर्थात कैल्शियम या मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट यदि जल में घुला हुआ होगा तो वह अस्थायी कठोरता होगा। यदि कैल्शियम या मैग्नीशियम की क्लोराइड या सल्फेट लवण उपस्थित होगा तो वह क्या होगा, स्थायी कठोरता होगा। ओके, तो जो अस्थायी कठोरता होता है उसको चूने के पानी के निश्चित मात्रा में लाकर दूर किया जा सकता है। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, तो CaHCO3 टू कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे कि यहाँ पर क्या लेते हैं, चूने का पानी CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, इसके साथ क्या करते हैं, निश्चित मात्रा में इसको मिलाकर क्या है, इसका जो कठोरता होता है उसको दूर किया जा सकता था, इसका जो अस्थायी कठोरता है उसको दूर किया जा सकता है। तो क्या बनता है, 2CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर के मॉलिक्यूल 2H2 अर्थात इस प्रकार से जो अस्थायी कठोरता है उसकी कठोरता को और जो चूने का पानी की निश्चित मात्रा मिलाकर दूर किया जा सकता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तापानुशीतन। ओके, तो चलिए अब तापानुशीतन के बारे में समझते हैं कि तापानुशीतन किसे कहते हैं। ओके, तो आप लोग तापानुशीतन को याद रखिएगा कि जो तापानुशीतन है उसको इंग्लिश में एनियलिंग भी कहते हैं। क्या बोला जाता है, इसको इंग्लिश में ANNEALING एनियलिंग भी बोला जाता है। ओके, कांच की वस्तुओं को बनाते समय अचानक ठंडा करने पर वे टूट जाता है, इसलिए टूटने से बचाने के लिए इन्हें धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस क्रिया को ही तापानुशीतन या एनियलिंग कहते हैं। तो तापानुशीतन या एनियलिंग किसे कहते हैं, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि कांच की वस्तुओं को बनाते समय अचानक ठंडा करने पर वे टूट जाता है, इसलिए टूटने से बचाने के लिए उन्हें धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस क्रिया को ही तापानुशीतन या एनियलिंग कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।